मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हो चुकी है और बेटा भी विवाहित है। मेरा बेटा अक्सर नौकरी की वजह से बाहर रहता है, जबकि बहू मेरे पास रहती है। मेरे बेटे की शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक दिन मेरी बेटी सुप्रिया ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति को उसका बॉस ने नौकरी से हटा दिया है। अब उन दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। मैंने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वह मुझसे मिलने आई। जब वो आई तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक दामाद को नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वे मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरी बहू की सुप्रिया के प्रति सहानुभूति कम होने लगी। एक दिन मैंने बहू को गुस्से में कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से परेशानी है तो उसे अपने घर चली जाना चाहिए। मेरे ये कहने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपनी बैग भरकर अपने घर जाने का निर्णय लिया। उसके जाने के बाद मेरी बेटी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिनों बाद दामाद अचानक मेरी कमरे में आए। उस समय मैं अपनी अलमारी में कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त की बेटा की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियाँ अलग रखी थी और जब मैं एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी, तभी दामाद बिना दरवाज़ा खटखटाया कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। ये सब बहुत अनपेक्षित था और मुझे लगा कि इससे मुझे और दामाद दोनों को असहज महसूस हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर लिया और जैसे ही मैंने साड़ी को समेटा मैंने दामाद की ओर मुड़कर देखा। घर में बहू के साथ अकेले रहने के कारण मैं दरवाज़ा लॉक करने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। आज भी मैंने दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद किया था। जैसे ही मैंने दामाद की ओर मुड़ा देखा कि वे मेरे बेड के पास खड़े थे। दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफ़ कीजिए। उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद मुझसे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और सुप्रिया के लिए कर रही है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में ठिकाना देने वाली सिर्फ माताएं ही होती हैं, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह संभाल रही हैं। चिंता मत करें, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने दामाद से कहा, दामाद, आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर में आप अपने आप को पूरी तरह से अपना समझे। मेरी बात सुनकर दामाद ने मुझे अचानक गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा, ये मुझे भी नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया, मैं चौंक गई। आखिरकार वे मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला नहीं था। मैंने सोचा कि ये नई पीढ़ी की सोच हो सकती है, जिसमें दामाद अपनी सांस से बिना झिझक बातचीत करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि सुप्रिया और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं था। एक रात जब मैं सुप्रिया के कमरे से निकल रही थी तो मुझे उसके कमरे से बड़बड़ा की आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। ये सुनकर मैं सीधे उनके कमरे में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि सुप्रिया अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 20 दिन हो गए, लेकिन इस आदमी ने अभी तक नई नौकरी नहीं पाई। पूरे दिन घर पर बैठकर क्या कर रहा है? घर में रहकर मेरे पति का सिर खराब हो गया है और अब वह मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। सुप्रिया इतनी भड़क गई थी कि उसने माँ के सामने ही अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने सुप्रिया को डांटते हुए कहा, सुप्रिया, थोड़ा अपने शब्दों का ध्यान रखो। दामाद को एक ना एक दिन नौकरी मिलेगी। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय में तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य है। मेरी बात सुनकर सुप्रिया ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद इतना प्यारा लगता है तो तुम उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं सुप्रिया की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ,
मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। उनकी बात करते करते दामाद की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा, दामाद जी आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर मैंने कहा, आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश करके देती हूँ, इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। मैंने दामाद की सिर की मालिश करनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर घुमाने लगे और कहा, सासू माँ आपके हाथों में सच में जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधे पर हाथ फेरा तो मुझे थोड़ी लाज महसूस हुई। मैंने ये बहाना किया कि मेरा हाथ दुखता है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों में दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 5 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। दामाद की नौकरी लगते ही मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 1 सप्ताह और घर पर रुकने के लिए मनाया। मुझे अपनी बेटी की खुशखबरी सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मेरी बेटी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया कि मुझे उसे और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहिए, लेकिन उस 1 सप्ताह में मैंने देखा कि सुप्रिया की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग रहते थे और सुप्रिया की ये हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वो अकेले अपने पति के लिए घर के काम कर पाएगी। इसीलिए मैंने तय किया कि जब तक सुप्रिया ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद ऑफिस जाने लगे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन बना रही थी। जिस तरह से मैं दामाद का ख्याल रख रही थी, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखना शुरू किया। शाम को जब दामाद ऑफिस से थक कर लौटते, तब भी वे रात के खाना बनाने में मेरी मदद करने आते थे। देखते देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 3 महीना हो गया था। गर्भावस्था के कारण मेरी बेटी को मूड स्विंग्स होने लगे थे। दामाद को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सामान्य पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद रात में मेरे कमरे में आए और कहने लगे, सासू माँ, अब मैं सुप्रिया के साथ एक ही कमरे में एक बेड पर नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वो तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट के कारण मुझे रात भर अच्छी नींद नहीं आती। पिछले 4 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भी भारी हो गई है। मैंने दामाद से कहा, दामाद, सुप्रिया जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने दामाद को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन अब मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैंने ठीक से आराम नहीं किया तो मैं नौकरी सही से नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं आज से आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि दामाद के पास मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरे कमरे में सोने की अनुमति दे दी। मैंने सोचने में समय लगाया कि दामाद का मेरे कमरे में सोने का इरादा क्या था। उस रात जब दामाद मेरे कमरे में सोए तो मैंने रात भर नींद नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दामाद के पास रात नहीं बिताई थी। दामाद के कमरे में होने की वजह से मैंने चेंज नहीं किया और साड़ी में ही सो गई। रात भर साड़ी पहने रहने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल रात आप सो नहीं पाए, मुझे पता है। मैंने आपको पहले भी गांव में देखा है, आपको मुझे लजाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रात भर साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप रोज की तरह नाइटी पहन सकती है। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। ये सच था
कि रात भर साड़ी पहनने के कारण मुझे नींद नहीं आई थी और आज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से रात भर जागते रहूं। इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैं चेंज होकर आई तो दामाद ने मुझे नाइटी में देखकर कहा, सासू माँ, इस कपड़े में आप बिल्कुल भी मेरी सासू माँ की तरह नहीं लग रही है। आपने खुद को बहुत अच्छे से सजा रखा है। उनकी इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और किचन में बर्तन साफ करके नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी पर मेरे पाँव फिसल गए और मैं जमीन पर गिर गई। गिरते ही मेरी कमर में दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने सुप्रिया को आवाज दी, लेकिन वह अपने कमरे से नहीं आई। फिर दामाद दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे बाथरूम में गिरा हुआ देखकर तुरंत अंदर आए और मुझे उठाकर अपने बेड पर ले गए। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दामाद ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लाकर दी। मैंने देखा कि वे ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन मेरी मदद करते समय उन्होंने अपने ऑफिस के कपड़ों को भी भिगो दिया। दामाद ने मुझे मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुप्रिया कुछ समय बाद मेरी कमरे में आई, लेकिन चूंकि वो गर्भवती थी, वह मेरी मदद नहीं कर पाई। मेरी बेटी के आने का इंतजार करने के बजाय दामाद ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम से सब सही हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दामाद रुक गए और ऑफिस जाते समय सुप्रिया से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता, सासू माँ का ध्यान रखना। शाम को घर वापस आने पर दामाद ने खुद ही खाना बनाया, क्योंकि सुप्रिया को परेशानी हो रही थी। इस वजह से वो किचन में कदम नहीं रख पा रही थी। रात में जब दामाद मेरे कमरे में सोने के लिए आए, तो मैंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़कर बैठी हुई थी। दामाद ने बाम लेकर आए और कहा, सासू माँ, मैं आपको थोड़ा बाम लगा दूं, इससे आपका दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। मुझे दामाद से मदद मांगने में झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रिया तो गर्भवती है, इसलिए वो आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। ये सब भगवान ने आपके दामाद को आपकी सेवा करने के लिए ही किया है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं दामाद से मदद ना लूं, लेकिन उन्होंने मुझे बाम लगाना शुरू किया। जिस तरह से उन्होंने मेरे कमर पर हाथ से बाम लगाया, वो सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब बार बार दामाद का स्पर्श होता तो मैं समझ नहीं पाई। आधी रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दामाद मेरे बहुत करीब सोए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी दोनों की चादर भी एक हो गई थी। ये सब देखकर मैंने तुरंत दामाद से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर सरकते समय मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही दामाद जाग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई तो दामाद ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी खांसी खत्म हो गई, लेकिन उनका हाथ मेरी पीठ पर आज भी वैसा ही था। मुझे अब दामाद के साथ अपने कमरे को साझा करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी मेरी तरफ की देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। दूसरे दिन दोपहर में जब सुप्रिया मेरी कमरे में आई तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बहू को घर बुलाने वाली हूँ। मुझे घर के काम करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगर वो घर पर रहेगी तो वो घर पर ध्यान दे सकेगी। इस पर सुप्रिया ने कहा, माँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दामाद तुम्हारे बजाय तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख रहा है, फिर भी आप अपनी बहू और बच्चे को क्यों बुलाना चाहती है? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जो बात मैं कहना चाहती थी वो सुप्रिया को समझ में नहीं आई। रात में मैंने दामाद से बात करने का फैसला किया। जब रात में दामाद कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा, आज से तुम सुप्रिया के साथ उसकी कमरे में सो, उसे अकेले सोने के लिए मत छोड़ो। कुछ दिनों में मेरी बहू वापस आएगी, तब वो मेरे कमरे में सोएगी। इस पर दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ,
क्या मैंने आपको पराया समझ लिया है? इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। शायद उन्हें मेरी बात पर नाराजगी हुई थी। तब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दामाद को समझाने के लिए अपनी कमरे से बाहर निकली। दामाद सुप्रिया के कमरे में थे और जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर गई, मैंने उनकी और मेरी बेटी की बातें सुनी। मेरी बेटी कह रही थी, अर्जुन तुमसे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सब कुछ कर रही हूँ और अब तक मेरी माँ की नज़र में तुम अपनी छवि बनाने में असफल हो गए हो। दामाद चुप थे और मेरी बेटी आगे बोली, क्या तुम्हें याद है कि हमें इस घर को अपने नाम पर करवाना है? तुम्हारी पेंशन में मैं अपना हिस्सा नहीं देख सकती। तुम्हारे परिवार में तो 2 कमरे हैं और तुम्हारी माँ के पास भी 2 घर हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक घर मेरे नाम पर हो और इसके लिए मुझे किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़ रही है। उसने कहा, माँ ने भैया और भाभी को घर बुलाने के बारे में मुझसे बात की थी। अगर वे दोनों घर आए तो पूजा तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगी और यदि एक बार हम माँ के सामने झूठ पकड़े गए तो ये घर हमारा रह नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति जो चिंता दिखाई थी वह सब एक दिखावा था। मेरी बेटी ने खुद को गर्भवती बताकर मेरी भावनाओं से खेल किया था ताकि वह अपने मायके का हिस्सा ले सके। मैं शांति से वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मैंने नकारने के बावजूद देखा कि दामाद फिर से मेरे कमरे में सोने आ गए। अगले दिन नाश्ते के समय बेटे और बहू को देखकर दामाद और सुप्रिया हैरान रह गए। सुप्रिया ने पूछा, माँ तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने सुप्रिया के पास जाकर कहा, मैंने रात को तुम्हारे और दामाद के बीच की बातें अपने कानों से सुनी है। तुम दामाद की छवि को लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, जबकि तुमने अपनी बहू को झूठा साबित किया है। इतने दिनों से जो बहू मेरी देखभाल कर रही थी, उसे बिना किसी विश्वास के यहाँ से भगा दिया। तुम मेरी खुद की बेटी हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। पैसे के लिए तुमने रिश्तों को भुला दिया। मैंने उन्हें कहा, इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम पर नहीं होगी। जो भी मेरी देखभाल करेगा, यही प्रॉपर्टी उसकी होगी। मैं गलत थी जो मैंने शादीशुदा बेटियों को बार बार अपने मायके बुलाया। माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन लड़कियों का कर्तव्य खत्म नहीं होता। जब भी उनकी बात आती है, वे हमेशा पूछती है, हमारे लिए क्या किया? मैंने सोचा तुम जैसी लालची के विचार में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने से दूर रखूं। आज से मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे और बहू को दूर कर रही थी, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मैंने समझ लिया है कि दामाद परायों जैसे होते हैं, लेकिन यदि बेटियां भी ऐसे व्यवहार करने लगे तो माँ बाप को क्या सोचना चाहिए? पैसे और जालसाजी से मिली संपत्ति कभी सुख नहीं दे सकती। असली संपत्ति होती है एक खुश परिवार जहाँ भाइयों और बहनों के बीच प्यार होता है, ना कि जलन। मुझे लगता है कि अब के समय में रिश्तों से ज्यादा पैसा और संपत्ति महत्व रखती है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 की है और मैं भुवनेश्वर में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। मैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इंतजार कर रहा था। परीक्षा कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के बाद मैं घर में ही खाली बैठा रहता था। एक दिन घर पर मेरी छोटी बुआ आई। मेरी बुआ बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। बुआ को एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। बुआ की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो 28 साल के करीब की रही होंगी। घर पर मम्मी से मिलकर वो मुझसे भी गले मिली।
फिर बुआ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर्यन, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। मैंने बुआ की बात का जवाब देते हुए कहा, बुआ, अब छोटा ही रहूंगा क्या? मेरी बात पर बुआ मुस्कराने लगी। फिर वो फ्रेश होकर मेरी माँ के साथ बातों में लग गए। मुझे उस दिन मेरे दोस्त की बहन की शादी में जाना था। तैयार होकर मैंने माँ से कहा कि मैं शादी में जा रहा हूँ। माँ ने मुझे टाइम से घर वापस आने के लिए कह दिया। मैं घर से निकल गया। शादी में जाकर देखा तो मेरे बाकी दोस्त भी आए हुए थे। महफिल पूरी सजी हुई थी। फिर हमारी मस्ती चालू हो गई और मस्ती करते करते रात के 2 बज गए। सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत पड़ रही थी। तभी माँ का फोन आया और वो मुझे घर आने के लिए कहने लगी। माँ ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि पिताजी भी घर पर नहीं हैं और वो दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे थे। माँ ने मुझे जल्दी घर पहुंचने के लिए कह दिया। बुआ भी अभी तक सोई नहीं थी और वो लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर निकल पड़ा। 25 किलोमीटर का सफर था। रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। बाइक पर बैठे हुए मेरे दांत कंपा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो पूरा कांप रहा था। मैंने घर के बाहर पहुंचकर बुआ को फोन किया। बुआ ने आकर दरवाजा खोला और मैं जल्दी से अंदर घुस गया। अंदर जाकर मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने जूते निकाले और कंबल उठाकर उसमें दुबक गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। बुआ को शायद मेरी हालत का अंदाजा हो गया था। वो कुछ मिनट के बाद मेरे कमरे में आई तो मैं कांप रहा था। वो कहने लगी, आर्यन, तू तो सर्दी से कांप रहा है। रुक, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर बुआ रसोई में चली गई मेरे लिए चाय बनाने के लिए। तब तक मैं कंबल की गर्मी लेकर थोड़ा गर्म हो चुका था। मैं अपने फोन में रील देखने लगा। थोड़ी देर में बुआ चाय लेकर आई। बुआ ने चाय का कप मेरे हाथ में थमाया और पास ही बैठ गई। मैंने दोनों हाथों से कप को पकड़ लिया। गर्माहट मिलते ही थोड़ा सुकून महसूस हुआ। बुआ मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है। कोई लड़की वड़की पसंद है क्या? मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। बुआ, पहले पढ़ाई पूरी कर लूं फिर सोचेंगे। बुआ ने शरारती अंदाज में कहा, अरे, पढ़ाई के साथ साथ दिल लगाना भी जरूरी होता है, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है बुआ, अभी तक तो कोई मिली ही नहीं जो दिल को भा जाए। बुआ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चल झूठ मत बोल, तेरी हंसी बता रही है कि कुछ तो है। बता न, कौन है वो? मैंने धीरे से जवाब दिया, बस एक दोस्त है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। बुआ ने मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा, दोस्ती से आगे बढ़ाने का कोई प्लान है या यूं ही टाइम पास कर रहा है? मैंने थोड़ा संजीदा होकर कहा, नहीं बुआ, टाइम पास वाली बात नहीं है, पर अभी फोकस पढ़ाई पर है। बुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, अच्छी बात है, पर अगर कोई पसंद हो तो उसे वक्त देना भी जरूरी होता है। फिर हम दोनों चाय पीते पीते देर तक बात करते रहे। बुआ अपने कॉलेज टाइम की बातें सुनाने लगी कि कैसे उनके भी दोस्त हुआ करते थे और कैसे समय के साथ सब बदल जाता है। मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। चाय खत्म होने के बाद बुआ ने कहा, अब सो जा, सुबह देर से उठेगा तो मम्मी डांटेगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बुआ अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद मैं कंबल में दुबक गया। ठंड अब भी थी, लेकिन चाय पीने के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई थी। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगीं और मैं गहरी नींद में सो गया। फिर अगली सुबह मम्मी की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। वो किचन में कुछ बना रही थी, साथ ही बुआ से बातें भी कर रही थी। हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा, कंबल अब भी मेरे ऊपर था। तभी बुआ कमरे में आई और बोली, चल उठ, कितनी देर तक सोएगा? मम्मी कब से तुझे आवाज दे रही हैं। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, बस अभी उठा बुआ। फिर मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और बाहर आया तो देखा कि मम्मी और बुआ साथ में चाय पी रही थी। मम्मी ने मुझे देखते ही कहा, आजा, तेरा भी कप रखा है, पी ले। मैं भी उनके पास बैठकर
चाय पीने लगा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। बुआ के बच्चे खेल रहे थे, पापा अभी तक नहीं लौटे थे और मम्मी सुबह की सफाई और खाना बनाने में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, आर्यन, मुझे तेरी नानी के यहाँ जाना है, वहाँ कुछ जरूरी काम है, मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आप आराम से जाओ। बुआ ने भी कहा, हाँ भाभी, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ हूँ ना। मम्मी तैयार होकर घर से निकल गई और अब घर में मैं, बुआ और उनके बच्चे थे। बुआ किचन में कुछ बनाने चली गई और मैं अपने फोन में लग गया। कुछ देर बाद बुआ किचन से बाहर आई और बोली, आर्यन, नाश्ता लग गया है, आकर खा ले। मैंने फोन रखते हुए कहा, हाँ, आता हूँ बुआ। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था, गर्म पराठे, दही और अचार। मैं और बुआ साथ बैठकर खाने लगे। उनके बच्चे भी पास ही बैठकर खेल रहे थे। वैसे कल रात की बात अभी भी दिमाग में घूम रही है, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? अरे वही, तेरी गर्लफ्रेंड वाली, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं थोड़ा झेम गया और बोला, अरे बुआ, वो तो बस ऐसे ही, अभी कुछ नहीं है सीरियस। ऐसा है क्या? बुआ ने शरारती अंदाज में कहा, देख, मैं तेरी दोस्त जैसी ही हूँ, मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। अगर सच में कोई है तो बेझिझक बता सकता है। मैंने हल्के हंसते हुए कहा, अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। बुआ मुस्कुराई, यही बात है, अब ठीक है। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी बुआ की बेटी रोने लगी। शायद उसे नींद आ रही थी। बुआ उसे गोद में उठाकर झुलाने लगी और मैं अपना नाश्ता खत्म करने लगा। कुछ ही देर में बुआ की बेटी सो गई और बुआ ने उसे कमरे में सुला दिया। फिर वो वापस आई और मेरे सामने बैठकर बोली, चल, अब तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भुवनेश्वर में सब ठीक चल रहा है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बुआ, सब अच्छा चल रहा है, बस एग्जाम्स की टेंशन रहती है। बुआ ने समझाते हुए कहा, देख, टेंशन मत लिया कर, जितना हो सके प्लान करके पढ़ाई कर। और हाँ, सेहत का भी ख्याल रखना। वहाँ हॉस्टल में टाइम से खाना खाता है या नहीं? हाँ बुआ, खा लेता हूँ, लेकिन घर जैसा खाना कहाँ मिलता है? मैंने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, घर का खाना तो अलग ही होता है। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, चल, आज मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ, क्या खाएगा? जो आप बना दें, बुआ, मैंने उत्साहित होकर कहा। बुआ हंस दी और किचन में चली गई और मैं ड्राइंग रूम में बैठकर मोबाइल में रील देखने लगा। थोड़ी देर में घर से हल्के मसालों की खुशबू आने लगी। बुआ सच में कुछ स्पेशल बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने आवाज लगाई, आर्यन, खाना लग गया है, आजा। मैं झट से उठा और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। बुआ ने आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल और गर्म गर्म रोटियां बनाई थीं। खाने की खुशबू से ही भूख बढ़ गई थी। वाह बुआ, मजा आ गया, मैंने थाली की तरफ देखते हुए कहा। बुआ हंस दी, अभी खा, फिर बता कैसा लगा। हम दोनों खाना खाने लगे। जैसे जैसे मैं खाता गया, मुझे अपने हॉस्टल के खाने की याद आ गई। वहाँ न ऐसा स्वाद होता था, न घर जैसी गर्माहट। मैंने बुआ से कहा, आपका बनाया खाना खाकर तो मुझे भुवनेश्वर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बुआ मुस्कुराई, तो फिर रुक जा कुछ दिन, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। नहीं बुआ, कॉलेज छोड़कर कैसे रुक सकता हूँ, मैंने हल्के अफसोस से कहा। बुआ ने गहरी सांस ली, हाँ, समझ सकती हूँ। जब मैं शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, यही तो फीलिंग थी। लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। फिर हम खाना खाते खाते अपनी पुरानी यादों में खो गए। बुआ ने बताया कि जब वो छोटी थी, तब वो भी मेरी मम्मी के साथ इसी तरह बैठकर बातें करती थी। समय कितना बदल गया ना आर्यन। बचपन में हम सब साथ खेलते थे, अब बस फोन पर ही बातें होती है। बुआ ने हल्की उदासी से कहा, हाँ बुआ, लेकिन कुछ रिश्ते वैसे ही रहते हैं, भले ही हम दूर चले जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
बुआ ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। फिर जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मम्मी का फोन आया। मैं जल्दी से फोन उठाया। हाँ मम्मी, पहुंच गई? मम्मी की आवाज आई। हाँ बेटा, मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन शायद मुझे थोड़ी देर और लगेगी। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मम्मी। बुआ के हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। मम्मी हंस पड़ी। अच्छा, तो अब बुआ ज्यादा प्यारी हो गई, मैंने मजाकिया अंदाज में कहा। मम्मी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जब निकलूंगी तो बता दूंगी। फोन कटने के बाद बुआ ने कहा, चल अब थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम को बाहर टहलने चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। लेटते ही मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। करीब 3 घंटे की नींद के बाद मेरी आँख खुली। बाहर से बुआ के बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। मैं उठकर बैठा और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढलने लगा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक लंबी अंगड़ाई ली और कमरे से बाहर आया। बुआ हॉल में बैठी चाय पी रही थी। मुझे देखते ही बोली, अच्छा, साहब जाग गए, नींद पूरी हुई? मैं हंसते हुए बोला, हाँ बुआ, घर की नींद ही अलग होती है। चल फिर हाथ मुंह धो ले, मैं अभी चाय बना देती हूँ। मैं बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और लौट कर आया। तब तक बुआ ने मेरे लिए भी चाय बना दी थी। हम दोनों हॉल में बैठकर चाय पीने लगे। तो क्या कहते हो, बाहर टहलने चले? बुआ ने पूछा। हाँ, चले ना, वैसे भी शाम की ताज़ी हवा लेने का मजा ही अलग है, मैंने जवाब दिया। बुआ ने अपने बेटे को भी तैयार किया, जबकि उनकी बेटी अब भी सो रही थी। चलो, ज्यादा दूर नहीं चलते, बस गली के मोड़ तक और वापस आ जाएंगे। फिर हम दोनों घर से बाहर निकले। ठंडी हवा लगते ही शरीर में एक ताजगी सी महसूस हुई। सड़क पर कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर कुछ बुजुर्ग बैठे गपशप कर रहे थे। हम धीरे धीरे चलते हुए बातें कर रहे थे। बुआ ने कहा, भुवनेश्वर की भाग दौड़ में तुझे शायद ऐसी शामें कम ही नसीब होती होंगी। बिल्कुल सही पकड़ा बुआ, मैंने हंसते हुए कहा। भुवनेश्वर में हर कोई भाग रहा होता है, किसी के पास फुर्सत ही नहीं होती कि बस यूं ही बेफिक्री से टहला जाए। बुआ ने सिर हिलाया। जिंदगी अजीब होती है, जब हम छोटे होते हैं तो बस बड़े होने की जल्दी रहती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो मासूमियत और फुर्सत ढूंढते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। सच कह रही हो बुआ, कभी कभी तो लगता है कि बचपन सबसे खूबसूरत समय था। बुआ हल्का मुस्कुराई। तेरी मम्मी भी यही कहती है। जब हम दोनों बचपन में साथ खेलते थे, अब हम बातें करते करते सड़क के दूसरे छोर तक पहुंच गए थे। हम दोनों वापस मुड़े और धीरे धीरे चलते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। बुआ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी और मैं भी खुद को हल्का महसूस कर रहा था। घर लौटने के कुछ देर बाद हम सब फिर से अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। बुआ अपने बच्चों को संभाल रही थी। तभी अचानक मम्मी का फोन आया। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। आर्यन, बेटा, मैं आज रात नानी के यहाँ ही रुकने वाली हूँ। यहाँ कुछ जरूरी काम बाकी रह गया है और इतनी रात को अकेले लौटना सही नहीं लगेगा। मैंने हल्की हैरानी से पूछा, अच्छा, तो पापा कब तक आएंगे? पापा को आने में अभी 1-4 दिन और लग सकते हैं, इसलिए आज रात तुम और बुआ ही घर पर रहोगे। मम्मी की आवाज में हल्की चिंता थी। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं और बुआ सब संभालेंगे, मैंने उन्हें भरोसा दिलाया। बुआ भी पास ही खड़ी थी। मैंने जब उन्हें बताया कि मम्मी आज रात घर नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। बुआ ने रात का खाना बना लिया था। सिंपल दाल, चावल और आलू की सब्जी। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया
और बातें करने लगे। तो आर्यन, कल क्या प्लान है? तू यहाँ कितने दिन रुकेगा? बुआ ने पूछा। अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन तो नहीं रुक सकता। वापस भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई भी करनी है। बुआ हल्का मुस्कुराई। समझ सकती हूँ, लेकिन जितना समय यहाँ अच्छे से बिता लेना। मम्मी पापा को भी तेरा साथ कम ही मिलता है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। रात के करीब 12 बज चुके थे। बुआ के बच्चे सो चुके थे और पूरा घर एकदम शांत था। मैं अपने फोन में लगा हुआ था। तभी बुआ ने कमरे में झांक कर कहा, आर्यन, नींद नहीं आ रही क्या? अभी नहीं बुआ, बस ऐसे ही फोन देख रहा था। अच्छा, तो चल, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी इतने दिनों बाद तुझसे खुलकर बातें करने का मौका मिला है। बुआ किचन में गई और 2 कप दूध ले आई। हम दोनों हॉल में बैठकर धीरे धीरे दूध पीने लगे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बहुत शांत था। तो भुवनेश्वर की लड़कियां कैसी होती हैं? बुआ ने अचानक मजाकिया अंदाज में पूछा। मैं हंस पड़ा। अरे बुआ, लड़कियां तो हर जगह एक जैसी होती है, फर्क तो इंसान की सोच का होता है। बुआ भी हंस दी। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन सुना है वहां दोस्ती जल्दी बनती है और जल्दी टूट भी जाती है। मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हाँ, ये तो सही बात है। वहां हर कोई अपने करियर और लाइफ में इतना बिजी है कि किसी के पास रिश्तों को गहराई से निभाने का समय ही नहीं होता। बुआ ने धीरे से सिर हिलाया। समय के साथ चीजें बदल जाती है आर्यन। जब मैं कॉलेज में थी, तब दोस्ती और रिश्तों की अहमियत अलग थी। अब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। इंस्टेंट प्यार, इंस्टेंट ब्रेकअप, इंस्टेंट दोस्ती। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। सच में, आजकल हर चीज इतनी तेज हो गई है कि लोग टिककर किसी चीज को जी ही नहीं पाते। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हमारी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और घर के अंदर भी ठंड बढ़ गई थी। मैं और बुआ अब भी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक मुझे हल्की कंपकंपी महसूस होने लगी। अरे आर्यन, तुझे ठंड तो नहीं लग रही? बुआ ने चिंता से पूछा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बुआ, बस हल्का अजीब सा लग रहा है। मुझे लगा कि शायद ठंडी हवा लग गई है, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत और खराब होने लगी। शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और हल्का सिर भारी लगने लगा। बुआ ने गौर किया कि मेरा चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया है। उन्होंने तुरंत उठकर मेरे माथे पर हाथ रखा और बोली, आर्यन, तेरा माथा तो हल्का गर्म लग रहा है, कहीं बुखार तो नहीं आ रहा? मैंने धीमे स्वर में कहा। शायद हाँ बुआ, थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। बुआ घबराई नहीं, बल्कि तुरंत किचन की तरफ गई और गर्म पानी लेकर आई। चल, पहले ये पी ले, फिर तुझे दवाई भी दे देती हूँ। मैंने धीरे धीरे गर्म पानी पिया, जिससे थोड़ा आराम महसूस हुआ। बुआ ने अलमारी से एक दवा निकाली और दी। ये ले, ये बुखार की दवा है, मम्मी ने पहले से रखी हुई थी। ले ले, नहीं तो रात को ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने दवा ली और बिस्तर पर लेट गया। बुआ ने मुझे एक और कंबल ओढ़ा दिया और कहा, आराम से लेट जा, मैं यहीं बैठी हूँ। कोई जरूरत हो तो बस बोल देना। दवाई लेने के कुछ देर बाद मुझे हल्की नींद आने लगी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह सो नहीं पाया था। हल्की रोशनी में मैंने देखा कि बुआ अब भी पास बैठी थी। वो बार बार मेरी ओर देख रही थी, जैसे मेरी तबीयत की निगरानी कर रही हों। मैंने धीरे से कहा, बुआ, आप भी सो जाइए ना, आप भी तो थक गई होंगी। बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, तुझे देखे बिना कैसे सो जाऊं? तू ठीक रहेगा, तभी मैं चैन से सो पाऊंगी। उनकी बातों में माँ जैसी ममता थी। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस हल्का मुस्कुरा दिया।
लेकिन बुआ की आंखों में भी अब थकान साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि वो भी काफी थक चुकी है। उन्होंने तकिया ठीक किया और बोली, ठीक है, मैं यहीं तेरे पास बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ भी लगे तो मुझे तुरंत उठा देना। मैंने हल्की आवाज में कहा, ठीक है बुआ। बुआ ने वही बिस्तर पर एक तरफ तकिया रखा और धीरे धीरे लेट गईं। कुछ ही देर में उनकी आंखें भी बंद होने लगी। शायद पूरे दिन की थकान और मेरी देखभाल की चिंता ने उन्हें भी थका दिया था। रात गहरी होती जा रही थी। पूरे घर में बस घड़ी की हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। बुआ मेरे पास लेटी थी। उनकी सांसों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कोई अपना पास हो। कुछ ही देर में मैं भी नींद में डूब गया। उस रात न कोई बेचैनी थी, न कोई अकेलापन, बस बुआ का वही अपनापन और देखभाल का एहसास था, जो मुझे एक माँ जैसी ही शांति दे रहा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। दवाई का असर हुआ था, जिससे बुखार थोड़ा कम हो गया था, लेकिन शरीर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली तो देखा कि बुआ अभी भी मेरे पास ही सो रही थी। उनका एक हाथ मेरे बिस्तर पर था। शायद रात में मेरी तबीयत देखते देखते ही वहीं सो गई थी। चेहरे पर हल्की थकान झलक रही थी। मुझे याद आया कि उन्होंने रात भर मेरी देखभाल की थी और खुद ठीक से आराम भी नहीं किया था। मैंने धीरे से हिलते हुए उठने की कोशिश की ताकि उन्हें परेशान न करूं, लेकिन मेरी हलचल से बुआ की नींद खुल गई। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और तुरंत मेरी तरफ देखा। कैसा लग रहा है अब? बुआ ने चिंता भरी आवाज में पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है बुआ। बुखार भी कम लग रहा है। बुआ ने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे को छुआ और राहत की सांस ली। हाँ, अब बुखार उतरा हुआ लग रहा है, लेकिन तू एकदम ठीक हुआ नहीं है। आराम कर ले। मैंने धीरे से कहा, बुआ, आप भी तो रात भर जागी थी। आपको भी तो आराम करना चाहिए। बुआ हल्का हंसी और बोली, अरे, माँ जैसी हूँ तेरी, तुझे ठीक देखकर ही आराम मिलेगा। ये कहकर बुआ उठकर किचन की तरफ चली गईं और मेरे लिए हल्का गर्म पानी और चाय बना लाई। उन्होंने मुझे चाय देते हुए कहा, इसे पी ले, शरीर को गर्मी मिलेगी, और नाश्ते में कुछ हल्का बना देती हूँ। मैंने चाय का एक घूंट लिया और महसूस किया कि सच में शरीर को राहत मिल रही थी। मैंने बुआ की तरफ देखा और हल्के अंदाज में कहा, बुआ, आपको भी आराम करना चाहिए। आप भी बैठकर चाय पी लो। बुआ मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा, तेरी जिद के आगे हार गई। मैं भी चाय पी लेती हूँ। हम दोनों चाय पीते पीते सुबह की हल्की फुल्की बातें करने लगे। वो एक सामान्य सुबह थी, लेकिन उस सुबह में एक अलग ही अपनापन था। ऐसा लग रहा था जैसे बुआ के रूप में मुझे माँ की गैर मौजूदगी में वही प्यार और देखभाल मिल रही थी। थोड़ी देर बाद बुआ ने हल्का दलिया और फल काटकर प्लेट में रखे और कहा, ले, पहले ये खा ले, फिर आराम कर लेना। मैंने मुस्कुराकर कहा, बुआ, आप बहुत अच्छी हो। बुआ हंस पड़ी और बोली, अच्छा अच्छा, अब तारीफ करना बंद कर, और धीरे धीरे नाश्ता करने लगा। सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। बुआ अब भी मेरे पास ही बैठी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पूरा नाश्ता कर लूं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बुआ ने दरवाजा खोला तो देखा कि मम्मी आ चुकी थी। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। आर्यन, तू ठीक है ना? मम्मी ने आते ही घबराए हुए स्वर में पूछा। मैंने कहा कि
हाँ मम्मी, रात को थोड़ा बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। मम्मी ने तुरंत पास आकर मेरे माथे पर हाथ रखा, फिर मेरी हथेलियां पकड़कर कहा, मुझे पता होता कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं कभी वहां नहीं रुकती। मम्मी के चेहरे पर अब भी चिंता थी। उन्होंने मेरे माथे पर दोबारा हाथ रखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बुआ से पूछा, कल रात क्या हुआ था? इसे अचानक बुखार कैसे आ गया? बुआ ने पानी का गिलास मम्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा, भाभी, रात में आर्यन को अचानक ठंड लगने लगी थी। जब मैंने इसे देखा तो इसका माथा गर्म था, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने इसे दवा दे दी थी और रात भर इसका ख्याल रखा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और हल्का नाराज होते हुए बोली, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही थी तो बता सकता था ना? मैंने धीरे से कहा, मम्मी, आप पहले ही नानी के यहाँ बिजी थी। अगर आपको बता देता तो आप और परेशान हो जाती। और फिर बुआ तो थी ही मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए बुआ की तरफ देखा और थोड़ा भावुक होकर बोली, शीतल, सच कहूं तो तूने जो किया वो मैं भी नहीं कर पाती। अगर यहाँ होती, पूरी रात इसे संभालना तेरा बहुत एहसान रहेगा। बुआ हल्का मुस्कुराई और बोली, भाभी, इसमें एहसान कैसा? ये मेरा भी तो बच्चा है। और वैसे भी जब तू मेरे बच्चों के लिए कुछ करती है तब क्या तू एहसान गिनाती है? मम्मी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने बुआ का हाथ पकड़कर कहा, सच में नंद हो तो तेरी जैसी। मैं ये सब देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। माँ और बुआ के इस रिश्ते में जो अपनापन था वो किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल था। फिर मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा, रात भर तू बैठी रही थी इसके पास? बुआ ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, जब तक बुखार थोड़ा कम नहीं हुआ तब तक बैठी थी। फिर मैंने भी यहीं सोने का सोचा, ताकि अगर इसे कुछ भी महसूस हो तो तुरंत देख सकूं। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तू कितना नसीब वाला है आर्यन, जो तुझे तेरी माँ जैसी बुआ मिली है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मम्मी, अगर बुआ न होती तो पता नहीं रात कैसे कटती। बुआ ने प्यार से मेरा कंधा थपथपाया और बोली, चल चल, अब ज्यादा इमोशनल मत कर। अब तू ठीक है, बस आराम कर और जल्दी ठीक हो जा। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और आज से इस घर में कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। मैं खुद से देख कर रखूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए मम्मी की तरफ देखा और मन ही मन शुक्रगुजार था कि मेरे पास माँ और बुआ जैसी दो ममता भरी शख्सियतें थीं, जो मुझे इतना प्यार और देखभाल दे रही थी। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को मेरा नाम सब्सक्राइब ममता करें। है। मेरी एक धन्यवाद। बेटी और एक बेटा है।